हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वी विल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग भारत का संवैधानिक विकास, और उसमें हमने एक फेज जो है पूर्ण कर लिया था, जिसका नाम था कंपनी के अधीन शासन, जो कि 1773 से लेकर और 1857 तक का पीरियड था। क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट जो चार्टर एक्ट आया था, लास्ट जो राजलेख अधिनियम आया था, वो 1853 में आया था, यानी कि 1853 में, और वो चला 1857 तक। तो अब हम जो है भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा फेज शुरू करेंगे, जिसका नाम है क्राउन रूल, जो कि 1857 से लेकर या 1858 से लेकर 1947 तक का पीरियड है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने जब 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने दो तीन चीजें पढ़ ली थी, जिसमें से एक था कि कंपनी के प्रशासन और विधायिका दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। दोनों के काम जो है अलग अलग कर दिए गए थे, और विधायिका का काम कर दिया गया था कि वो केवल और केवल कानून का निर्माण करेगी, वो भी किसकी परमिशन से? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन से। और एक अखिल भारतीय विधान परिषद का निर्माण कर दिया गया था, जिसमें कि 12 सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद में एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण की गई थी कि जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, या निदेशक मंडल में जो 24 सदस्य हुआ करते थे, उनको घटाकर अब 18 कर दिया गया था, यानी कि 6 सदस्य उसमें से कम कर दिए गए थे। इसके बाद में जो आपको पढ़ना है वो सेकंड फेज है। तो उसमें सेकंड फेज में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हमें सबसे पहले पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें की गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब क्राउन रूल आ जाता है, यानी कि 1858 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, यहां से क्राउन रूल शुरू होता है। और यहां पर क्या कर दिया गया कि जितनी भी अधिकार थे, जितने भी एकाधिकार थे, वो सारे के सारे किसके पास पहुंच जाते हैं? ब्रिटिश की महारानी जो हुआ करती थी उनके पास। और ब्रिटेन की जो महारानी हैं वो एक चार्टर जारी करती हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भेजती हैं, और उसमें लिखकर भेजती हैं एक घोषणा पत्र कि अब से जितना भी एकाधिकार है, भारत जो है वो क्राउन रूल के अंतर्गत आएगा, यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके अंतर्गत आएगा। और ऐसा घोषणा पत्र जो है वो भारत में भेजकर पढ़वा देती हैं, घोषित करवा देती हैं। फिर उसके बाद में तो फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखेंगे, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया एक घोषणा पत्र जारी करती हैं, एक घोषणा पत्र जारी करती हैं, जो कि पढ़ा जाता है कहां पर? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। याद रखेंगे, एक घोषणा पत्र जारी करती हैं, जो कि इसको आप इलाहाबाद लिखेंगे, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। इलाहाबाद में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था मिंटो पार्क। वहां पर उनका ये घोषणा पत्र जो है पढ़ा जाता है। किस डेट को? 1 नवंबर 1858 को। और जैसे ये पढ़ा जाता है तो उसमें बताया जाता है कि महारानी विक्टोरिया जो हैं अब भारत की साम्राज्ञी होंगी, यानी कि भारत पर अब शासन किसका चलेगा? महारानी विक्टोरिया का। और इस घोषणा पत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि उस टाइम पर हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग नाम का व्यक्ति हुआ करता था, जो कि इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है उसको पढ़ता है। किस डेट को? 1 नवंबर 1858 को। और इसमें ब्रिटेन की जो महारानी हैं वो अपने आप को क्या घोषित कर देती हैं? भारत की साम्राज्ञी घोषित कर देती हैं। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखवाते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। यानी कि अब भारत का शासन जो है वो कौन चलाएंगी? महारानी विक्टोरिया चलाएंगी। अब ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी, ब्रिटेन का क्राउन जो हुआ करता था, वो चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। यानी कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। आपको पता है, आप जानते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो व्यापारिक एकाधिकार हैं वो खत्म कर दिए गए थे। और उससे पहले जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए थे, लेकिन केवल और केवल 2 अधिकार रह गए थे, जिसमें से एक था चाय का व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। लेकिन ये दोनों अधिकार भी कहां खत्म कर दिए गए? 1853 के चार्टर एक्ट में। अब यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बिल्कुल भी व्यापार नहीं कर रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही बंद कब कर दिया गया? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। यानी कि यहां पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया या फिर वापस बुला लिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ना ही कोई ऑफिस होगा, ना ही कोई इसका व्यापार का ना ही कोई उसका व्यापार का फैक्ट्री होगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो काम किया गया, आपको पता है कि एक निदेशक मंडल बनाया गया था और एक नियंत्रक मंडल बनाया गया था। निदेशक मंडल वो था जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, और नियंत्रक मंडल वो था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त किया गया। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त किया गया। यानी कि ये तो वो निदेशक मंडल था जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, फिर 18 सदस्य कर दिए गए और अब इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। और ये वो नियंत्रक मंडल हुआ करता था जो कि इंग्लैंड में होता था ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख के लिए या उस पर नियंत्रण करने के लिए, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। इसको भी खत्म कर दिया गया। दोनों के दोनों समाप्त कर दिए गए और इन दोनों की जगह एक नई पोस्ट भारत में बना दी गई जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव। यानी कि 5th पॉइंट आप लिखेंगे, नए पद का सृजन किया गया। सृजन मतलब बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव।
यानी कि ये दोनों पद खत्म करके या ये दोनों मंडल खत्म करके क्या बना दिया गया, एक और पद का सृजन कर दिया गया जिसका नाम क्या हुआ करता था, भारत का राज्य सचिव। यानी कि अब इन दोनों के जो काम हुआ करते थे, जो भी देखरेख का काम हुआ करता था, वो अब कौन करेगा, भारत का राज्य सचिव करेगा, ना कि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल। इतना आप याद रखेंगे, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। इस 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक और इंपॉर्टेंट काम किया गया, वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, आई होप आपने ये नोट किया होगा। 5 पॉइंट इसमें हो चुके हैं। 6वां पॉइंट लिखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया became Viceroy of इंडिया। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख लें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जब भी कोई पद बढ़ेगा, यानी कि जब भी इसका नाम चेंज किया जाएगा, कोई ना कोई शक्ति इसको प्रदान की जाएगी या कोई ना कोई अधिकार इसके बढ़ाए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदलकर क्या कर दिया गया, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आखिरी गवर्नर जनरल कौन था भारत का, या फिर पहला वॉइसरॉय कौन था भारत का, तो आप लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग। आप जानते हैं कि उस टाइम पर कौन हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग ही हुआ करता था, जिसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। तो वही उसी व्यक्ति को या उसी लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से क्या कर दिया गया, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो आपसे दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, आखिरी वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, सॉरी प्रथम वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो अगला अधिनियम आता है वो आता है 1861 का काउंसिल इंडिया एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि कब आया था सबसे पहला, 1861 में आया था। और इसके अंतर्गत काफी सारे महत्वपूर्ण काम जो है किए गए, जिनमें से पहला होता था कि आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी, इन दोनों का निर्माण जो है किया गया। आप जानते हैं कि धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी तो भारत में एक इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि किसी भी अपराधी को जब पकड़ते हैं या किसी भी व्यक्ति को जब पकड़ते हैं तो उन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, उन पर कौन कौन से नियम कानून लागू होंगे, वो किस में आते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी में, जो कि 1861 के
इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन वो आज तक चल रहे हैं। आज भी हमारे देश में वही बने हुए आईपीसी और सीआरपीसी चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है तो उसके ऊपर जो सजा दी जाती है, उसको जेल तो बहुत दिन की होती है, लेकिन उसके ऊपर जो फाइन लगाया जाता है वो आज भी कम है। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई क्राइम कर दिया तो उसके ऊपर क्या फाइन लगता है कि 500 रुपये जुर्माना, 1000 रुपये जुर्माना। क्योंकि आपको पता है कि 1861 में 500 रुपये और 1000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और वो चीज़ें आज तक बदली नहीं गई हैं, इसीलिए जो जुर्माना है वो आज भी कम है चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, और इसका होता है क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को पकड़ती है उसके ऊपर जो धाराएं लगाती है तो वो इन दोनों के तहत लगाती है। इन दोनों में जो लिखित ये दस्तावेज हैं, लिखित दस्तावेज हैं, इनके तहत जो भी धारा उसके ऊपर लगाई जाएगी वो देख करके लगाई जाएगी कि ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी ऐसी धारा लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट काम किया गया, भारत में प्रथम बार बजट पेश किया गया। बजट पेश किया गया, यानी कि भारतीयों के लिए अब इस अधिनियम के तहत क्या किया जाने लगा, बजट पेश किया जाने लगा। यानी कि भारत का जो है प्रथम बजट कब आया था, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। और आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत का प्रथम बजट था वो किसने पेश किया था, तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके द्वारा भारतीय या प्रथम भारतीय बजट जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये हुआ कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाले अधिनियम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया था, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और उसे एक शक्ति प्रदान कर दी गई। मैंने कहा था कि जब भी कोई पद चेंज किया जाता है तो उसको कोई ना कोई अधिकार बढ़ाए जाते हैं या कोई ना कोई शक्तियां उसकी बढ़ाई जाती हैं, इसीलिए उसका पद बदला जाता है। तो यहां पर आके एक और चीज क्या कर दी गई कि वॉइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि अब जो भारत का वॉइसरॉय हुआ करता था वो क्या कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जब हम भाग नंबर 5 पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ा जाएगा या प्रेसिडेंट पढ़ा जाएगा, तो वहां पर इस शब्द का जिक्र होगा, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश क्या होता है, वो कैसे जारी किया जाता है, या उसकी मांग कब होती है, कब उसकी जरूरत पड़ती है, वो कैसे कैसे जारी किया जाता है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। एक ब्रॉडली आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि अध्यादेश जब जारी किया जाता है जब हमारे देश के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के दोनों किस में हों, विश्राम अवस्था में हों, वो चल नहीं रहे हों उस टाइम। ठीक है, तो उस वक्त अगर कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त या ऐसे वक्त में हमारे देश को किसी कानून की ज़रूरत पड़ती है, तो सीधी सी बात है कि लोकसभा और राज्यसभा तो क्या है, विश्राम अवस्था में है। तो अध्यादेश जारी कौन करेगा या कानून कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो कि भारत में लागू होगा उसको क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। लेकिन जब हम ये राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए कि वॉइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई किस एक्ट के तहत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। इतना लिखिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं।
इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, वो क्या था कि आप जानते हैं एक सर्वोच्च न्यायालय तो खुल ही चुका था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो खुल ही चुका था, जो कि खुला था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के द्वारा। कहां पर? कलकत्ता में। किस ईयर में? 1774 में। इसके बाद में 3 हाई कोर्ट्स और खोले गए, यानी कि 3 हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, और ये खोले गए। सबसे पहला खोला गया मद्रास। आप जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, जो मैं आपको लिखा चुका हूं, तो वहीं खोले जाएंगे, सीधी सी बात है। तो पहला था मद्रास, दूसरा कलकत्ता, और तीसरा था बॉम्बे। और यही 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। वो आप जानते हैं कि यही 3 हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे, किनके? ब्रिटिशर्स के। तो सीधी सी बात है कि वो कोर्ट्स जो खोलेंगे वो कहां पर खोलेंगे? यहां पर खोलेंगे। उनको कहीं भी आना जाना ना पड़े, वो वहीं से अपने सारे काम कर सकें। तो एक सुप्रीम कोर्ट खुला कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। कहां पर खुला था? कलकत्ता में। लेकिन 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 3 हाई कोर्ट्स का निर्माण कर दिया गया, 3 हाई कोर्ट्स बना दिए गए, जो कि खुले मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में। सॉरी। फिर उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया, जल्दी से ये नोट करिए, फिर मिटा रहा हूं मैं इसको। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम किया गया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, और कई बार इसको एग्जाम्स में जो है पूछा भी गया है। 1885, ये डेट ही देख करके आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा या याद आ गया होगा कि 1885 में हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था, जो आई थिंक आपको याद आ भी गया होगा कि 1885 में क्या हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1885 में क्या हुआ था। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप जनरल बेसिस पे भी इस चीज को पढ़ते रहते हैं कि 1885 में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था। जल्दी बताएंगे। चलिए मैं बताता हूं कि 1885 में स्थापना कर दी गई किसकी? स्थापना कर दी गई कांग्रेस की। स्थापना कर दी गई कांग्रेस की। अब शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। यानी कि 1885 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1885 में स्थापना की गई कांग्रेस की, जो कि की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये आप याद रखेंगे, लेकिन ज्यादातर जो आपको मिलेगा वो यही A.O. ह्यूम ही मिलेगा। एग्जाम्स में जो देता है वो क्या देता है? A.O. ह्यूम देता है। तो A.O. ह्यूम के द्वारा किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना की गई। कब? 1885 में। और उस टाइम पे याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि जिस टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पर भारत का वायसरॉय कौन हुआ करता था? तो आप याद रखेंगे, वायसरॉय हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, इसके नाम से ही पता चल रहा है बहुत डफर था, है ना। तो लॉर्ड डफरिन उस वक्त जो है भारत का वायसरॉय हुआ करता था। और इसी के टाइम पर क्या हुआ था? एक कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये जो वर्ड है कांग्रेस, ये जो वर्ड है कांग्रेस, आप जानते हैं कि ये लिया कहां से गया है? USA से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका से लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए की जो संसद है, यूएसए की जो पार्लियामेंट है, उसको क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस का मतलब ही होता है कि पढ़े लिखे लोगों का एक समूह, ठीक है। तो इस कांग्रेस का इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एलीट पीपल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एलीट पीपल्स। तो इस कांग्रेस, ये जो वर्ड है ये कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। और इसके बारे में आप एक चीज और याद रखेंगे, जो प्रथम अधिवेशन या फर्स्ट सेशन जो हुआ, यानी कि इस कांग्रेस की प्रथम बैठक जो हुई, प्रथम बैठक को क्या कहते हैं? फर्स्ट सेशन कहते हैं, ठीक है। प्रथम बैठक जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, AO ह्यूम ने। लेकिन कांग्रेस के प्रथम सेशन के या प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और आपसे पूछा जाएगा कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसका प्रथम अधिवेशन जब हुआ तो उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो आप लिखेंगे 72 मेंबर्स, यानी कि 72 सदस्य हुआ करते थे जिन्होंने इसमें, यानी कि इस कांग्रेस में भाग लिया। किसमें? प्रथम अधिवेशन में। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या नोट कर लिया होगा। इससे आगे वाला जो अधिनियम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक वॉइसरॉय आता है जो कि बहुत ही बदनाम वॉइसरॉय था, सबसे बदनाम वॉइसरॉय था। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे बदनाम वॉइसरॉय किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ठीक है, जब तक हम आगे लिखते हैं। नेक्स्ट आया 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट। जल्दी से बताएंगे कि सबसे बदनाम वॉइसरॉय कौन हुआ करता था और क्यों हुआ करता था। इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया गया या सबसे पहला जो काम हुआ वो आप जानते हैं कि भारतीयों को प्रथम बार बजट पर, भारतीयों को प्रथम बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, बहस करने का अधिकार दिया गया, जबकि भारतीय बजट पर वोट नहीं कर सकते थे, बजट पर वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। याद रखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट काम था वो क्या किया गया
कि भारतीय जो थे वो प्रथम बार बजट पर बहस कर सकते थे, यानी कि अब भारतीयों को एक अधिकार दे दिया गया कि वो जो बजट भारतीयों के लिए पेश किया जाएगा उस पर बहस तो कर सकते हैं, लेकिन वो बजट पर वोट नहीं कर सकते। यानी कि आप समझ रहे हैं कि भारतीयों को जो अधिकार मिल रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ अधिकार दे दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इनकी मांगें एक साथ मान ली गई या इनकी मांगें को एक साथ स्वीकार कर लिया गया तो आप जानते हैं कि इन्हें बहुत जल्दी आज़ाद करना पड़ जाएगा। और आप जानते हैं कि अंग्रेज हमें बहुत जल्दी आज़ाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए यहाँ से बहुत सारा पैसा जो है लूटा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो वो जो है यहाँ से खूब सारा पैसा जो है लूट रहे थे उस टाइम पे, और हमारे देश पर जो है आप कह सकते हैं कि हमारे देश को गुलाम बनाए हुए थे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वो एक एक करके चीजें हमें प्रदान कर रहे थे। यानी कि इससे पहले में क्या हुआ कि भारतीयों के लिए बजट पेश कर दिया गया। इस वाले में क्या हुआ कि भारतीय जो हैं वो बजट पर बहस कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे चीजें प्रदान करी जा रही थी। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम हुआ 1899 से लेके 1905 तक, 1899 से लेके 1905 तक एक वॉयसरॉय आया जो कि सबसे बदनाम वॉयसरॉय हुआ करता था, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन था जो कि 1899 से लेकर 1905 के बीच रहा भारत में, और ये सबसे बदनाम वॉयसरॉय हुआ करता था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है कि भारत का सबसे बदनाम कहे जाने वाला वॉयसरॉय कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन, सबसे बदनाम। ठीक है, और ये सबसे बदनाम क्यों था? क्योंकि यही लेकर के आया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्या लेकर के आया था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फूट डालो और शासन करो। जहां एकता हो वहां पर कैसे भी करके किसी भी तरीके से फूट डाल दो। जैसे ही ये दोनों टूटेंगे, एकता टूटेगी, तो सीधी सी बात है कि ताकत कम होगी, और ताकत कम होगी तो हम इन पर शासन कर लेंगे। तो सबसे पहले लेकर ही कौन आया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को? लॉर्ड कर्जन लेकर आया था। इसीलिए इसको सबसे बदनाम वॉयसरॉय भी कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है भारत का विभाजन भी कर दिया गया, भारत और बंगाल को अलग भी कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सबसे बदनाम वॉयसरॉय कहा जाता है। जल्दी से लिखेंगे, फिर इसके आगे हम चलेंगे कि भारत से बंगाल को कब अलग किया गया, कब इसकी घोषणा हुई, कब लागू हुआ। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं होती गई। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटी पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें दोबारा से बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको और भी चीज़ें समझ आएंगी कि क्या क्या चीज़ें होती गई और कैसे कैसे वो हुई। ठीक है, आई होप आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक काम किया गया था जो कि था बंगाल का विभाजन, जो किया गया 1905 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, जिसकी घोषणा कर दी गई 20 जुलाई 1905 को, जिसकी घोषणा कर दी गई 20 जुलाई 1905 को। यानी कि भारत से बंगाल अब अलग हो रहा है, इसकी घोषणा कब कर दी गई? 20 जुलाई 1905 को। लेकिन ये लागू
किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, यानी कि व्यवहारिक तौर पर हमसे बंगाल कब अलग हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को अलग हुआ था, लेकिन इसकी घोषणा कब पहले ही कर दी गई थी। वो डेट क्या थी? 20 जुलाई 1905 थी। ठीक है, तो इसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, यानी कि फूट डालो और शासन करो के तहत क्या कर दिया गया कि बंगाल को अब भारत से अलग कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं बंगाल ही सबसे ज़्यादा ताकतवर क्षेत्र हुआ करता था। जब इसको अलग कर दिया गया तो सीधी सी बात है कि 1906 में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो भारत और बंगाल सारी चीज़ें एक थी, तो केवल और केवल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन 1906 में, यानी कि जैसे ही बंगाल अलग हुआ तो वहां भी किसी चीज की स्थापना होनी थी। तो सीधी सी बात है कि 1906 में स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। 1906 में स्थापना हुई मुस्लिम लीग की, और इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, जो कि बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी ढाका में किसकी स्थापना कर दी गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। कब हुई? 1906 में। क्यों? क्योंकि जैसे ही बंगाल विभाजित होता है तो सीधी सी बात है कि भारत में तो उस वक्त कांग्रेस हुआ करती थी, तो ऐसा ही कोई समूह, ऐसी ही कोई ग्रुप कहाँ भी होना चाहिए था? बंगाल में होना चाहिए था। इसीलिए वहां पर एक स्थापना कर दी गई मुस्लिम लीग की, जो कि हुई ढाका में। ठीक है, और दो चीज आप याद रखेंगे, या दो नाम आप जरूर याद रखेंगे। इस मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई, उसके पहले सदस्य या लीडर या अध्यक्ष हुआ करते थे सलीम उल्लाह खां। सलीम उल्लाह खां। और दूसरे हुआ करते थे आगा खां। इन दोनों के द्वारा, सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा क्या कर दिया गया? मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कर दी गई। और आप जानते हैं कि 1907 में, यानी कि 1907 में इसी अधिनियम, ये जो अधिनियम आया था ये यही चल रहा था। तो 1907 में एक और काम किया गया जिसका नाम था सूरत अधिवेशन। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, यहां 1906 था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, एक और चीज कर दी गई, क्या कि 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। ठीक है, और सूरत अधिवेशन क्या था? कांग्रेस का वो अधिवेशन था जो कि सूरत में हुआ था। आपको पता है कि कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। प्रथम अधिवेशन या फर्स्ट सेशन या फर्स्ट बैठक जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। तो ऐसे ही हर साल कांग्रेस की जो है बैठकें हुआ करती थी। कांग्रेस के जितने भी सदस्य हुआ करते थे वो एक जगह इकट्ठे होते थे और सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया करते थे। तो ऐसे ही 1907 में एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था सूरत अधिवेशन, क्योंकि ये सूरत में हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया, और ये विभाजन हुआ दो दलों के बीच में, जिनमें से एक हुआ करता था नरम दल, और इस नरम दल में हुआ करते थे नरमपंथी विचारधारा के लोग, यानी कि जो अहिंसा को अपनाते थे, जो लड़ाई झगड़े को बिल्कुल अवॉइड करते थे कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल करना ही नहीं है, बिल्कुल शांति से रहना है और शांति से हमें सारी की सारी मांगें जो है मनवानी है। और दूसरे हुआ करते थे गरम दल के लोग। दूसरे गरम दल के लोग, यानी कि गरमपंथी विचारधारा के, जो लोग कहते थे कि आप तो शांति से बैठे हैं और ये शांति से कोई भी बात मानने वाले नहीं हैं, हम तो हिंसा का सहारा लेंगे, हम तो इनके ऊपर बम भी फोड़ेंगे, इनको लाठियों से भी मारेंगे और जो हमसे किया जाएगा वो सारे काम हम करेंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति थे गरमपंथी विचारधारा के, वो गरम दल, और जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे वो नरम दल। तो कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो जाता है क्योंकि दोनों में मतभेद हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर और दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं।
और 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं जिनका नाम था नरम दल और गरम दल। इतने सारे काम जो हैं ये इस एक्ट में हुए थे। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में सारी की सारी चीजें देखेंगे कि ये नरम दल और गरम दल कैसे अलग हुए, इनके पीछे क्या क्या कारण रहे। वैसे बेसिकली अध्यक्षता को लेकर जो है यहां पर अलग हुए थे, है ना। नरम दल वाले कह रहे थे कि हमारे व्यक्ति जो हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, और गरम दल वाले कह रहे थे कि हमारे लीडर जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो इस चीज को लेकर के ये दोनों अलग हो गए थे और इस अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि ये अधिवेशन में 2 ग्रुपों में जब कांग्रेस बट गई तो सीधी सी बात है कि इस अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया था। आज हमने 18th पैरा जो है कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने 2 पैरा कंप्लीट कर लिए, एक 17th और एक 18th, यानी कि 1700 में जितने भी अधिनियम थे वो हम पढ़ चुके हैं, और 1800 में जितने भी अधिनियम थे वो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि हम पहुंच चुके हैं 1907 तक, 1907 तक। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 19th पैरा, और 19th पैरा का सबसे पहला अधिनियम ही कौन सा है? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। यानी कि आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे और अगली कहानी जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के साथ। और उसके बाद में 19th पैरा के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण काम हुए थे वो सारे के सारे हम जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतना आप जो है जरूर याद कर लें, रिवाइज कर लें इसको। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं कि बहुत ही जल्दी हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी से संबंधित वो सारे के सारे आपको दिए जाएंगे। यानी कि एक वीडियो में 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो देखा जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कितने क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो हर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक है, मान के चलो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या भारत का महान्यायवादी है, प्रस्तावना है, जो भी है, तो सारी के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको एक वीडियो या 2 वीडियोस जो है मिला करेंगे, और उनमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो आपको कराए जाएंगे, और जितने भी आने की संभावना है या जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो वो सीरीज आप ज़रूर जो है ज्वाइन कर लें, कुछ ही दिन में वो शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या है, जिन लोगों ने पॉलिटी पहले पढ़ रखी है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर कर लें। और आई होप कि आपको आज वाला जो टॉपिक है जितना भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। इससे आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई अपडेट जो है मिस ना हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।